नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। वक्त हो चला है खबर दिन भर का। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। तो खबर दिन भर में सबसे पहले बात होगी संजय सिंह की। आपको बता दें कि 6 महीने की जेल के बाद आखिरकार बुधवार को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जेल से बाहर आ गए। तिहाड़ जेल से निकलते ही संजय सिंह ने बीजेपी सरकार पर हमला बोल दिया। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संजय सिंह ने कहा कि यह जश्न मनाने का वक्त नहीं है, यह संघर्ष का वक्त है। जेल के ताले टूटेंगे, सारे नेता छूटेंगे। सबसे बड़ा नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को इन जेल की सलाखों पर पीछे रखा गया है। मुझे पूरा भरोसा है कि जेल के ताले टूटेंगे। तो आखिरकार 6 महीने के लंबे इंतजार के बाद आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह जेल से बाहर निकल आए। हम आपको ये 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। बता दें कि पहली तस्वीर संजय सिंह के जेल के बाहर आने की है, तो वहीं दूसरी तस्वीर संजय सिंह के बाहर निकलने पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के जश्न की है, और तीसरी और आखिरी तस्वीर संजय सिंह के पिता की है, जिसमें लोग संजय सिंह के पिता पर उनके बेटे के जेल से बाहर निकलने पर फूलों की बारिश कर रहे हैं। मैं पूरा परिवार और पूरे कार्यकर्ता और पार्टी, और अगर कह दूं कि राष्ट्रीय पार्टी, तो कोई अच्छी नहीं होगी। सब इसको बड़ी खुद कहा, बार बार ईडी से पूछा मनी ट्रेल कहाँ है, मनी ट्रेल कहाँ है। ईडी के पास कोई जवाब नहीं था और इसी कारणवश ईडी को कहना पड़ा कि हम बेल को अपोज नहीं करते हैं। और आज 6 महीने के बाद संजय सिंह वापस आए हैं। संजय सिंह फिर से शेर की तरह दहाड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही को मुंहतोड़ जवाब देंगे। संजय सिंह जी ने कार के ऊपर चढ़ के सभी कार्यकर्ताओं को एक बात कही है, ये वक्त खुशी मनाने का नहीं है, ये वक्त संघर्ष करने का है। अभी हमारे 3 बड़े नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल के अंदर हैं, और जब तक वो नहीं छूटेंगे हम लोग खुशी नहीं बनाएंगे, हम लोग संघर्ष करेंगे। जेल के ताले टूटेंगे, अरविंद केजरीवाल छूटेंगे। भ्रष्टाचारी पार्टी के एक नेता अगर जमानत पे बाहर आते हैं और उसको वो सेलिब्रेट करते हैं तो उस पार्टी की सोच पता चलती है। जमानत से बाहर आना अपराध मुक्त होना नहीं है। जमानत मिलती है तो जमानत खत्म भी होती है। उस आरोपी या अपराधी को उसकी नियमों का पालन करना पड़ता है, और हम पहले देख चुके हैं, सत्येंद्र जैन भी जमानत पर आए थे। तो मेरा यह मानना है कि शराब घोटाला एक बहुत बड़ा घोटाला है, और उस घोटाले में जितने भी लोग हैं उन सबकी भूमिका की जांच हो रही है। समय आने पर दिल्ली की जनता को न्याय जरूर मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। बात करेंगे अगली खबर की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत अन्य नेताओं के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने 7 अप्रैल को सामूहिक उपवास का ऐलान किया। आपको बता दें कि वरिष्ठ नेता गोपाल राय ने कहा है कि संजय सिंह को जमानत मिलने के बाद अब बीजेपी नेता कह रहे हैं कि ईडी निपक्ष है, इन्हें शर्म नहीं आ रही है। रावण, हिरण्यकश्यप और कंस को भी बहुत अहंकार था। 31 मार्च की रामलीला मैदान में रैली के बाद बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इस अभियान को लेकर तेज करने के लिए, लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए 7 अप्रैल को देश भर में सामूहिक उपवास किया जाएगा। जो भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ है, उनसे आह्वान है कि अपने घर, गांव, ब्लॉक मुख्यालय, जिला मुख्यालय या प्रदेश मुख्यालय पर सामूहिक उपवास करें। कि बिना किसी सबूत के
बिना किसी प्रमाण के कल सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह जी की जमानत मिलने के बाद एक बात स्पष्ट हो गई है कि जो बात बार बार कही जा रही थी कि बिना किसी सबूत के, बिना किसी प्रमाण के, डरा करके, धमका करके, दबाव बना करके लोगों को सरकारी गवाह बना करके झूठे आरोप लगा करके ये सारी गिरफ्तारियां की गई हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में ये सारा सच सामने आया है। ये भारतीय जनता पार्टी की षड्यंत्र और तानाशाही की सबसे बड़ी हार है। कल उनके सभी साजिशकर्ताओं को मुंह की खानी पड़ी है। 6 महीने से आपने बार बार सुना होगा अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार क्यों किया। भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता एक ही बात दोहराते हैं, 9-9 सम्मन भेजा, 9-9 सम्मन भेजा, 9-9 सम्मन भेजा, और अरविंद केजरीवाल पूछताछ के लिए नहीं आए, इसलिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया। कल कोर्ट के सामने यह बात आई, संजय सिंह को एक भी सम्मन नहीं भेजा गया। अचानक बिना सम्मन भेजे ईडी संजय सिंह जी के घर में घुसी और 5-6 घंटे बाद उठा करके लेके चली गई। 6 महीने जेल में रखा और निकला क्या? कोई सबूत नहीं, कोई मनी ट्रेल नहीं, 6 महीने में कुछ भी नहीं मिला। कल ईडी के सामने बोलने के लिए, ईडी कोर्ट के सामने ईडी को बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। यह है इस पूरे केस की सच्चाई। 7 अप्रैल को पूरे देश भर में सामूहिक उपवास किया जाएगा। 7 अप्रैल को जो लोग भी अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ हैं, जो लोग भी इस देश के संविधान को बचाना चाहते हैं, जो लोग भी इस देश में लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, जो लोग इस देश के अंदर जो ये अत्याचार और अन्याय हो रहा है उसको रोकना चाहते हैं, जो लोग इस देश से मोहब्बत करते हैं, उन सभी लोगों से ओपन कॉल है कि आप अगर अपने घर पे चाहें, आप अपने घर पे सामूहिक उपवास कर सकते हैं। अगर अपने गांव में चाहें, अपने गांव में सामूहिक उपवास कर सकते हैं। अपने मोहल्ले में चाहें, अपने मोहल्ले में सामूहिक उपवास कर सकते हैं। अपने ब्लॉक मुख्यालय पर अगर करना चाहते हैं, अपने ब्लॉक मुख्यालय पर आप अपना उपवास कर सकते हैं। तहसील मुख्यालय पे आप उपवास कर सकते हैं। जिला मुख्यालय पे आप उपवास कर सकते हैं। प्रदेश के राजधानियों में आप उपवास सामूहिक रूप से कर सकते हैं। इसी तरह से पूरे देश के अंदर जहां भी आप अरविंद केजरीवाल की इस लड़ाई में आप साथ देना चाहते हैं तो आप 7 अप्रैल को देशव्यापी ये उपवास का कार्यक्रम होगा, उसमें आप सहभागी बने, अपने अपने जगह पे उपवास करें। उसी तरह से पूरे देश में 7 तारीख को जैसे सामूहिक उपवास होगा इस गिरफ्तारी और तानाशाही के खिलाफ, दिल्ली के अंदर 7 अप्रैल को जंतर मंतर पे 11 बजे से सामूहिक उपवास किया जाएगा। दिल्ली में जो जंतर मंतर पे सामूहिक उपवास होगा, जिस सामूहिक उपवास में हमारे दिल्ली सरकार के सभी मंत्री, सभी विधायक, सांसद, हमारे सभी पार्षद, जो पदाधिकारी हैं वो सभी लोग शामिल होंगे। ये जो सामूहिक उपवास का जंतर मंतर पे कार्यक्रम होगा, ये ओपन कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में सभी, चाहे वो छात्र संगठन हो, युवा संगठन हो, मजदूर संगठन हो, किसान संगठन हो, व्यापारी संगठन हो, सामूहिक जो सामाजिक संगठन है, RWA है, जो भी इस गिरफ्तारी के विरोध में है, तानाशाही के विरोध में है, लोकतंत्र की रक्षा करना चाहता है, संविधान की रक्षा करना चाहता है, सभी लोगों को ये कॉल है कि सभी लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली में 7 अप्रैल को 11 बजे जंतर मंतर पहुंचे। वहां सभी लोग मिलकर के हम सामूहिक उपवास करेंगे और देश भर में जहां जहां भी आप सामूहिक उपवास पे बैठ रहे हैं, अगर आप खुद सामूहिक रूप से भी प्रार्थना कर सकते हैं और नहीं तो अपने मोबाइल में
YouTube पे जाकर के रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान, ये जो भजन है इसको आप अपने मोबाइल पे YouTube से आप वहां पे सुन सकते हैं, सामूहिक रूप से गा सकते हैं। सभी मिलकर के ये प्रार्थना करेंगे कि अरविंद केजरीवाल को शक्ति मिले और अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर रहते हुए इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ सकें, इस तानाशाही के खिलाफ लड़ सकें, सच्चाई को सामने लाने के लिए लड़ सकें। छत्तीसगढ़ के राजनंदा गांव में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ के एक नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने पीएम मोदी को लेकर एक विवादित बयान दिया। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो हाथों में लाठी थाम सके, जो पीएम मोदी का लाठी से सिर और मुंह तोड़ सके। ऐसे प्रत्याशी भूपेश बघेल हैं। हमें ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो पीएम मोदी को दिन रात तंग कर सके। साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने इस बयान के बाद छत्तीसगढ़ की आबोहवा सियासी हो चुकी है। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष के इस बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस और चरणदास को आड़े हाथे लेता हुए कहा कि जमकर हमला बोला। आपको बता दें कि सीएम विष्णुदेव साय ने मामले में बयान देते हुए कहा कि अगर कांग्रेस में हिम्मत है तो वो पहले उन पर लाठी चलाए, क्योंकि वो भी मोदी का परिवार है। एक संरक्षक चाहिए, अच्छा लाठी धर के बांधने वाला। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई लाठी धर के खड़े हो सकते तो तुम्हारे सांसद खड़े हो सकते। बाकी वन सीधा साधा है और ये देवेंद्र भी खड़े हो सकते हैं। शिव लाठी धरे नहीं सके, गाली दे सके। हम अल्लाह लाठी धरैया आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी के मूड फोरैया आदमी चाहिए, और रात दिन तंग करके यहाँ ले चीन भेजने वाला आदमी चाहिए। तय फीट हस एक पर तौर में प्रार्थना करता हूँ, आप सब वोट देवा और भारी बहुमत से जितावा, इसकी प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। भूपेश बघेल नामांकन दाखिल किए राजनांदगांव में, और वहां की सभा में यहां का नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी ने जो प्रधानमंत्री जी के लिए टिप्पणी किया, वहां के लोगों से कहा कि आप लोग भूपेश बघेल को जिताइए और यही मोदी जी के सिर में लठ मार सकता है। और जब चुनावी सभा करने आए तो ऐसा लाठी मारिए कि सिर फूट जाए। ये कोई देश के प्रधानमंत्री के लिए एक नेता प्रतिपक्ष के मुंह से ऐसा निकलना चाहिए क्या? नहीं निकलना चाहिए। और इसकी हम भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। और आज मैं कहता हूं कांग्रेसिया मन से कि अगर वो मन में हिम्मत है तो मैं भी मोदी परिवार के सदस्य हूं। वो पहला लाठी मोला मारे, मोर सिर में मारे, अगर वो मन में हिम्मत है तो। बात करेंगे अगली खबर की। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बदायूं, मुरादाबाद, सुल्तानपुर जैसी हॉट सीट पर चल रही कहल को खत्म करने के लिए पार्टी के पदाधिकारियों के साथ मंथन किया। तो वहीं इस दौरान बैठक के लिए पहुंचे सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने खास बातचीत की इंडिया वॉइस की टीम ने। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आज अहम बैठक किया और पदाधिकारियों के साथ कई सीटों पर टिकटों को लेकर मंथन भी किया। हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या रहा आज अखिलेश यादव बैठक में। समाजवादी पार्टी के कई जिलों के पदाधिकारियों और नेताओं कार्यकर्ताओं की आज यहाँ पर बैठक हुई। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ये बैठक ली है। कुछ जगहों पर टिकट तय करने का काम हुआ है और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए कार्यकर्ताओं से, नेताओं से उन्होंने बात करी है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सर्वसम्मत से, सर्वमान से सब लोगों के टिकट तय करने का काम कर रहे हैं। और इस बार हम लोगों का नारा है कि 80 हराओ, भाजपा हटाओ। उस नारे के लिए आज यहाँ पर सब लोगों ने मिल करके बैठक करी है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने
सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव में जुटने की अपील करी है। बदायूं सीट पर शिवपाल यादव अब चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं, कह रहे हैं उनके बेटे आदित्य यादव को चुनाव लड़ाया जाए। इस पर बीजेपी का कहना है कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है सपा में, यही वजह है कि कई तमाम सीटों पर जो है प्रत्याशी बदले जा रहे हैं। प्रत्याशी बदला नहीं गया है, पहले भी माननीय शिवपाल जी चाहते थे कि उनका जो बेटा आदित्य वो चुनाव लड़े, लेकिन पहले उनके नाम का तय हुआ, उन्होंने पूरा दौरा कर लिया और दौरा करने के बाद देखा कि जनता तैयार हो गई है और चुनाव कोई भी लड़ेगा सपा से तो चुनाव जीतेगा, तो माननीय शिवपाल जी के स्थान पर उनके बेटे आदित्य यादव को टिकट देने की बात चल रही है। शीघ्र ही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस संबंध में निर्णय करने का काम करेंगे। विधायक जी, अभी तक करीब 4 दर्जन सीटें घोषित हो चुकी हैं, सूची जारी हो चुकी है, लेकिन सूची की बात करें तो सिर्फ 2 ठाकुर हैं और ब्राह्मणों को एक भी प्रत्याशी नहीं बनाया गया है, तो इससे कहीं ना कहीं ब्राह्मण नाराज भी हो सकते हैं। देखिए, जहां पर जो प्रत्याशी चुनाव जीत रहा है उसको टिकट दिया गया है, जो प्रत्याशी संघर्ष करने का काम करता है, जो प्रत्याशी भाजपा को हरा सकता है, ऐसे लोगों को टिकट देने का काम किया गया है। और कई प्रत्याशी गठबंधन के भी हैं, हम लोग सब साथ में हैं जो चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, सब जातियों का हम लोग बराबर से सम्मान करने का काम करते हैं और सब जातियों को, जो गरीब हैं, वंचित हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं और समान जाति के गरीब लोग हैं, उनको उनका हक, अधिकार, न्याय, सम्मान, सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार दिलाने के लिए हम लगातार संघर्ष करने का काम करते हैं और आगे भी काम करते रहेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से जो है आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पार्टी पदाधिकारियों और नेताओं के साथ मंथन किया, बदायूं सीट पर जिस तरह से कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि आदित्य यादव को चुनाव लड़ाया जाए, इस पर भी सपा प्रमुख ने आज अहम बैठक किया और साथ ही साथ कई हार सीटों पर चुनाव जीतने के लिए भी पार्टी पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। बात करेंगे अगली खबर की। गौतम बुद्ध नगर से 2 बार के बीजेपी के प्रत्याशी रहे डॉक्टर महेश शर्मा को बीजेपी ने तीसरी बार गौतम बुद्ध नगर के चुनावी रण में उतारा है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में बुधवार को महेश शर्मा बीजेपी के वरिष्ठ नेता के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपना नामांकन किया। इस दौरान उनके साथ यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। के शीर्ष नेतृत्व को, मेरे प्रधानमंत्री जी को, मेरे गृह मंत्री जी को, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, नड्डा जी को, योगी आदित्यनाथ जी को और शीर्ष नेतृत्व को, जिन्होंने मुझ पर ये विश्वास जताकर 1 बार विधायक और 4थी बार सांसद का टिकट दिया है। क्षेत्र की जनता के प्यार के भरोसे दिया है और मुझे पूरा विश्वास है, क्षेत्र की जनता का जो जोश है आप देख रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है, पिछले बार हम लोग जिस जीत से जीते थे, लगभग 3,35,000 की जीत से जीते थे, उससे बेहतर जीत से हम इस बार जीतेंगे। लोकसभा सीट पर आज नामांकन हो गया है। हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी माननीय महेश शर्मा जी एक तरफा प्रचंड बहुमत के साथ जीत रहे हैं। सभी जाति, धर्म, वर्गों का वोट आदरणीय महेश शर्मा जी को मिल रहा है। नोएडा में हमने घूम करके देखा, गरीब कल्याण योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन जन तक पहुंची है। नोएडा वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में डेवलप हो चुका है और लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ही, मोदी जी ही एक बढ़िया नेतृत्व दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में जिस ढंग से 80 की 80 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है। बात करेंगे अगली खबर की। मुरादाबाद सीट पर एसटी हसन का टिकट काटकर सपा ने रुचि वीरा को अपना प्रत्याशी बना दिया, जिसके बाद से मुरादाबाद में घमासान छिड़ा हुआ है। आपको बता दें कि हसन के समर्थन रुचि वीरा के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर विरोध जता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब एसटी हसन को प्रत्याशी बनाकर उतारने के लिए दिया गया पत्र भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। चाहते थे कि मैं दोबारा चुनाव लड़ूं और मेरा निरस्तीकरण नहीं होना चाहिए और उसी सिलसिले में उन्होंने लेटर भेजा था और
ताकि मैं ये दाखिल करके उसका निरस्तीकरण कराऊंगी, लेकिन टाइम ज़्यादा हो गया ना। जब टाइम 3 बजे के बाद ये बात करेंगे अगली खबर की। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी तैयारियों में जुटी हुई है। ऐसे में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी एक बयान सामने आया है। आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि तीसरी बार भी मोदी सरकार ही आएंगे। यूपी में एनडीए 80 में से 80 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करेगी। साथ ही बुलंदशहर में एनडीए प्रत्याशी भोला सिंह ने नामांकन के दौरान उन्होंने कहा कि भोला सिंह तीसरी बार भी बड़े अंतर से जीतेंगे। लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की ओर से प्रत्याशी डॉक्टर भोला सिंह जी ने आज नामांकन किया है और नामांकन के अवसर पर हमारे मंत्री परिषद के साथी पार्टी के नेता श्री जेपीएस राठौर जी, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष, हमारे विधायकगण सब लोग प्रस्तावक के रूप में भी शामिल रहे। तीसरी बार डॉक्टर भोला सिंह जी बहुत बड़े अंतर से बुलंदशहर से कमल खिलाने का काम करेंगे और तीसरी बार मोदी सरकार बनाने में बुलंदशहर के धरती से जो भारत को विश्व गुरु बनाने की आवाज है वो बुलंद होगी, ऐसा मैं विश्वास रखता हूं। अमरोहा से एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां दानिश अली के विरोध में चलते सपा कार्यकर्ताओं में मारपीट देखने को मिली। बता दें कि सपा कार्यकर्ता दानिश अली का विरोध कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि धनोर में सपा कांग्रेस पर परिचय सम्मेलन चल रहा था, तो वहीं सपा कार्यकर्ता ने पीटने का आरोप लगाया और तहरीर दर्ज कराई। साथ ही आपको बता दें कि पहले भी सपा जिला कार्यालय में दानिश अली के सामने खींचातानी हो चुकी है। कभी ख्वाबों में भी कल्पना नहीं की थी कि सच बोलने की सजा मुझे ये मिलेगी। साथियों, जैसा कि आप जानते हो, मैं 2009 से समाजवादी पार्टी में काम कर रहा हूं और लगातार 5-5.5 साल तक समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष रहा। अखिलेश जी की सरकार चल रही थी और मैंने अपना जीवन समाजवादी पार्टी के लिए समर्पित किया है। साथियों, आज जो मेरे साथ घटना हुई है उसका मुझे बेहद दुख और तकलीफ है, मैं बता नहीं सकता। साथियों, मुझे पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष जी ने सूचना दी थी 24 तारीख में कि 2 तारीख में आना है, तो उन्हीं के बुलावे पर मैं आज कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने के लिए गया था। बात करेंगे अगली खबर की। त्योहारों को देखते हुए यूपी के गौतम बुद्ध नगर में आगामी 26 अप्रैल तक धारा 144 लगा दी गई है। आपको बता दें कि आगामी त्योहार जैसे रामनवमी, अलविदा जुम्मा और ईद को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के देखते हुए यह फैसला लिया गया है। साथ ही अपर पुलिस उपायुक्त कानून एवं व्यवस्था द्वारा यह आदेश जारी किया गया। इस दौरान प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन द्वारा गाइडलाइंस भी जारी की गई है, जिसका पालन करना अनिवार्य होगा। खबर राजस्थान के धौलपुर से है, जहां सवाई भोजपुर में आई टीम ने पैंथर का रेस्क्यू किया। बता दें कि मांगरोल गांव में कल शाम एक पैंथर घुस आया था, जिसके बाद से वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। वन विभाग की टीम ने पैंथर को बाहर निकलने से रोक लिया, जिसके बाद टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद पैंथर का रेस्क्यू किया। फिलहाल के लिए खबर दिन भर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।